Good morning, class 8th chapter 5 part 3 geography, पेज नंबर 52। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री को अगर कहीं भी लगाना है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब वो कौन सी चीज़ें होंगी जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगी, वो सब अब हम देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर कम्युनिकेशन। नहीं, पहले वाटर से स्टार्ट करते हैं। वाटर, इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं तो क्या वाटर ज़रूरी है? बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जैसे वाटर हमें वहाँ पे यूज़ आ सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए या अदर दूसरे क्लीनलीनेस पर्पस के लिए, दूसरे पर्पस के लिए, ठीक है। तो वाटर आसपास होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कहीं भी इंडस्ट्री लगानी हो और आसपास वाटर ना हो तो इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती। फिर मार्केट, हम जो कार बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो कार बेचने के लिए अब कार का मार्केट भी तो होना चाहिए, मतलब लोग लेने के लिए भी तो तैयार होने चाहिए। हमने कार बना दी, ठीक है, एग्जैक्ट कार अच्छी बन भी गई, अच्छी क्वालिटी, पर लोग ले ही नहीं रहे हैं, तो उसका मार्केट होना चाहिए। फिर कैपिटल, जितना कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कैपिटल मतलब पैसा, जितना अवेलेबल है हमारे पास। हम बनाना चाहते हैं कार, सैटेलाइट, एरोप्लेन, पर उतना पैसा ही नहीं है तो सोचने से तो कुछ होगा नहीं। फिर लेबर, हम जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस क्वालिटी का लेबर या उस टाइप का लेबर होना चाहिए। जैसे, ठीक है, जैसे अगर हम सैटेलाइट बनाना चाहते हैं या हम कार बनाना चाहते हैं तो उस टाइप के ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होने चाहिए। लेबर ऐसा नहीं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, वो लेबर मतलब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ से है। तो जो भी हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट बनाने लायक लेबर होने चाहिए वहाँ पे। रॉ मटेरियल मतलब वो कच्चा सामान उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ईजिली मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कार्स बना रहे हो तो आयरन चाहिए आपको, स्टील चाहिए, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। टायर्स मिल जाएंगे, टायर्स मतलब टायर बनाने के लिए अगर रबर मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो इंडस्ट्री आप नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। पावर मतलब लाइट कनेक्शन, फ्यूल, ये सब होना चाहिए। लैंड होनी चाहिए, हवा में तो काम करेंगे नहीं। ट्रांसपोर्ट, अगर आपने कार बना ली तो अब वो कार आप चलवा कर, या ऐसा नहीं हो सकता कि चला कर आप उसको दूसरी जगह भेजोगे। दिल्ली में कार बन रही है तो अगर वो बॉम्बे तक आ रही है या जबलपुर तक आ रही है तो चल के नहीं आएगी, उसको भेजना पड़ेगा ट्रक्स के थ्रू, तो वो ट्रक अवेलेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन मतलब हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें, वहाँ पे प्रॉपर टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम दूसरे स्टेट, दूसरे सिटीज़ से इजीली कम्युनिकेट कर सकें। Sometimes the government provides incentive like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. ये सब्सिडाइज्ड क्या होता है? गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। होता क्या है, कभी जैसे कोई बैकवर्ड एरिया है, गांव है, वहाँ पे कोई भी पर्सन शॉप वगैरह या कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा मैं 1 करोड़ की ज़मीन लूँ, फिर उस पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करूँ और फिर मेरे को इतना फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि गांव के लोग लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। सब्सिडी कैसे? गवर्नमेंट उनको बोलेगी तुम 1 करोड़ की ज़मीन लो, उसमें से हम तुमको 30 लाख हम देंगे, ठीक है। तो बाकी का उसका 70 लाख ही खर्चा होगा, तो उसका खर्चा कम लगेगा, तो वो वहाँ पर इंडस्ट्री खोल सकता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देती है। इंसेंटिव्स, जैसे अगर उसने क्या किया, अगर उसने मान लो बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, अब उसको बिस्किट ट्रांसपोर्ट करना है, ऐसी जगह फैक्ट्री लगाई, अब उसको समझो वहाँ से जबलपुर ट्रांसपोर्ट करना है बिस्किट, तो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको ये भी इंसेंटिव दे देगी कि तुम अगर बिस्किट ट्रांसपोर्ट करोगे तो हम तुमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी इंसेंटिव देंगे, मतलब अगर दूसरों का 5 रुपये लगता है तुम्हारा 3 रुपये लगेगा। इस हिसाब से गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, सब्सिडीज़ देती है, ताकि क्या, बैकवर्ड एरिया डेवलप हो। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए कुछ प्रोसेस के थ्रू। इन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जैसा आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा। इनपुट्स आर रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे बिस्किट बनाना है, रॉ मटेरियल चाहिए, आटा चाहिए, लेबर बनाने के लिए चाहिए, कॉस्ट ऑफ लैंड मतलब हवा में नहीं बनेगा, कोई शॉप लगेगी, कोई जगह लगेगी वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो आटा वगैरह आएगा, ठीक है, मंडी से हम खरीद के लाएंगे तो वो हाथ में लेकर नहीं आएंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। पावर, मशीन, जिस मशीन में बिस्किट बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गए प्रॉपर, ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। अब देखो, बिस्किट आया, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया, ठीक है, फिर लेबर्स को बनाएंगे, उसमें शुगर ऐड करेंगे, फिर वो मशीन में जाएगा,
उस शेप में कटेगा, फिर वो सूखेगा, फिर वो पन्नी में पैक होगा। तो एक बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। इन केस ऑफ अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में भी, अब देखो हर इंडस्ट्री में अलग अलग इनपुट हो सकता है। बिस्किट अलग तरीके से बनता है, शर्ट अलग तरीके से बनती है, मोबाइल अलग तरीके से बनती है, ठीक है, और इंजन अलग तरीके से बनता है। अब ये कॉटन इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है। कॉटन इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जहाँ पे कपड़ा बनता है। तो उस इंडस्ट्री में क्या क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। कॉटन से क्या होगा? फिर लोग धागा बनाएंगे, धागे से कपड़ा। तो कॉटन चाहिए, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये इनपुट्स। फिर प्रोसेस क्या होगा? गिनिंग मतलब होता है कि स्पनिंग, सुना है? स्पनिंग मतलब स्पन करना मतलब फीता काटना, कॉटन से धागा निकालना। फिर स्पनिंग और स्पिनिंग अलग है। फिर इसको स्पिन किया जाता है, मतलब एक लपेटा जाता है एक जगह, ठीक है, उस धागे को। फिर उसको धागे को वीव किया जाता है, बुना जाता है। फिर उसमें डाई मारी जाती है और प्रिंटिंग की जाती है, तो वो शर्ट तैयार हो जाती है। द आउटपुट इज दिस शर्ट यू वेयर। अब शर्ट बोल सकते हो, जीन्स बोल सकते हो। इंडस्ट्रियल रीजन्स, अब इधर पे रीजन्स मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन्स मतलब वो इलाका, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रीज हो, ठीक है। सो एग्जांपल, यहाँ आपकी इंडस्ट्री है, फिर बगल में आपके दोस्त ने लगा ली, बगल में आपका रिलेटिव ने लगा ली, फिर आपके एक और दोस्त ने लगा ली। तो ये पूरा इलाका इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। जहाँ एक इंडस्ट्री हो उसे इंडस्ट्रियल रीजन नहीं बोलेंगे। जैसे सतना में एक इंडस्ट्री है, ठीक है, सीमेंट प्लांट है, तो उसको इंडस्ट्रियल रीजन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारी आसपास, जैसे सतना के आसपास अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो फिर उस पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल रीजन बोलेंगे, ठीक है। सतना, इसके पास समझो अगर कटनी में भी है, मैहर में भी है, जबलपुर में भी है, तो फिर वो एमपी का वो एरिया इंडस्ट्रियल रीजन हो जाएगा। सिर्फ एक इंडस्ट्री अगर कहीं हो पूरे स्टेट में, तो उसको इंडस्ट्रियल रीजन नहीं बोलेंगे। Industrial region emerge when number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness। अब क्या होता है, जब आसपास इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी होती है ना, तो होता क्या है कि वो लोग आसपास रहने की वजह से जो इतनी क्लोज हैं, तो बेनिफिट्स शेयर करते हैं। बेनिफिट्स कैसे शेयर करते हैं? समझो एक इंडस्ट्री अगर लगी, तो गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है, इधर पे एक इंडस्ट्री से यहाँ पे क्या डेवलपमेंट करें, या यहाँ पे हम क्यों रोड बनवाएं अच्छे से, या क्यों ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करें। ढेर सारी अगर इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, तो गवर्नमेंट को मजबूरन वहाँ पे डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। देखा होगा जहाँ पे घर वगैरह नहीं बसे होते, या एक आधा घर बसा है, तो वहाँ के रोड ठीक ठाक है ना, आसपास दुकान नहीं है, बैंक नहीं है। पर जहाँ बहुत सारे घर बस जाते हैं, फिर वहाँ पे नालियाँ भी बनती है, रोड भी बनती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर धीरे धीरे घर बसना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे ही होता है, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, तो उसकी वजह से क्या उन्हें बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करेगी, और वो इंडस्ट्रीज़ अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल रीजन बताया गया है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें यही है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट साइड। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप मतलब जहाँ पे ब्रिटेन था, जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। तो आप लोग पढ़ लेना मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। नेक्स्ट पेज। इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। अब इंडस्ट्रियल रीजन क्या होते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं, क्यों लोकेट होते हैं, कारण है उसके पीछे। टेम्परेट एरिया, अब टेम्परेट एरिया क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड में पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिक, जैसे पूरा अर्थ है, इधर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है बीचों बीच, तो यहाँ तक क्या धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो ये एरिया गर्म होता है। हमारा इंडिया देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो साउथ साइड बोलते हैं गर्मी है, क्यों? क्योंकि ये इस जोन में आ रहा है, ट्रॉपिकल जोन में। इसके ऊपर का जो एरिया होता है ना, और इसके नीचे का एरिया, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। तो जनरली इंडस्ट्रीज़ क्या टेम्परेट एरिया में लगती है, क्यों? ताकि मौसम अच्छा रहे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस लाइन के ऊपर, क्यों? तो कि क्या मौसम अच्छा होगा, ठीक है, वेदर वहाँ का अच्छा होगा, ठंड रहेगी थोड़ी, एकदम गर्मी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे ही काम करते करते उन्हें बहुत गर्मी लगती है। तो अगर सही जगह होगा तो क्या होगा, लोगों का काम करने का मन करेगा। और सी पोर्ट्स, आसपास जहाँ सी है वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगती है। कारण क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी होती है, सिर्फ उठाते हैं गुड्स और वो शिप में रख देते हैं, शिप के थ्रू चला जाता है। मान लो बीचों बीच कहीं अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, तो फिर वहाँ से ट्रेन के थ्रू भिजवाना पड़ेगा सी पोर्ट तक, फिर सी पोर्ट से शिप से जाएगा। तो इंडस्ट्रीज जनरली वहीं ओपन होती हैं जहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल रीजन, और ब्लैक जहाँ पे मार्क्ड है,
ये क्यों मार्क्ड है? कारण ये सी के पास है, तो यहाँ से क्या है, पोर्ट अवेलेबल होते हैं, पोर्ट समुद्री रास्ते के थ्रू शिप्स जाती हैं, गुड्स छोड़ के आती है, तो आसान होता है ट्रांसपोर्ट करना। और टेम्परेट जोन में क्यों होती हैं? ताकि क्या है, ठंडा मौसम रहे तो काम करने का इनका अच्छा क्लाइमेट रहेगा, तो लोगों का काम करने का मन करेगा। एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स के आसपास भी क्यों? क्योंकि पावर जनरेशन के लिए उनको जो एनर्जी लगती है कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने में, इसलिए कोल फील्ड्स के आसपास, ताकि क्या है, कोयला आसानी से मिल जाएगा। या ये लोग जो डैम्स के पास खोलते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि पानी से बिजली बनती है, ठीक है, पानी से बिजली बनती है, तो डैम्स के पास अगर इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे तो वो डैम से क्या होगा, बिजली बनेगी और बिजली इनको इजीली सप्लाई हो जाएगी। इसलिए कारण है कि डैम्स के पास इंडस्ट्रीज़ खोलने का, कोल फील्ड्स के पास, सी पोर्ट के पास, टेम्परेट जोन में। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर जैसे इंडिया है ना, तो इसके ये वेस्ट साइड पे है कोस्टल एरिया मुंबई पुणे क्लस्टर, वो बेंगलोर तमिलनाडु रीजन नीचे साइड, हुगली रीजन कहाँ पे है, नियर वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये यहाँ साइड है नियर वेस्ट बंगाल। फिर अहमदाबाद बड़ौदा रीजन ये कहाँ पे है, गुजरात साइड। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा के पास। फिर विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के पास है, ठीक है। फिर गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन एंड दी कोलम तिरुवनंतपुरम कहाँ है, नियर केरला, मतलब कोलम तिरुवनंतपुरम, ये कोलम जो है नियर केरला है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर ये सब जगह बताइए जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, मेजर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, थोड़ी बहुत दूसरी जगह भी है पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं। अब इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में होने वाली घटना, हादसा, जिसकी वजह से क्या है, लोगों की लाइफ को इफेक्ट हो, जो वहाँ काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में उनको इफेक्ट हो, या जो नियर बाई पीपल है उनको इफेक्ट हो। थैंक यू, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।